अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। दुनिया भर में डॉलर से छुटकारा हासिल करने के लिए और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर डी डॉलराइजेशन लाने के लिए क्या काविशें हो रही हैं और गोल्ड के साथ उसका क्या ताल्लुक है स्पेशली, इस सब को हम समझने की आज कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है, दूसरी जंग अज़ीम बल्कि पहली जंग अज़ीम से ही जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनको एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर डोमिनेंस हासिल है, क्योंकि उनकी विक्ट्री हुई थी इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में। और उसके बाद उन्होंने एक दुनिया भर में एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम कायम किया जिसमें डॉलर की डोमिनेंस थी, यानी तमाम जो बड़ी ट्रेड है जिसमें स्पेशली ऑयल की ट्रेड और इस तरह और बड़ी बड़ी जो ट्रेड्स होती हैं उनके को जो है उन्होंने लाइक डॉलर के साथ जोड़ लिया, यानी उनकी पेमेंट्स जो है वो डॉलर के अंदर ही होती रही। तो इस वजह से एक डोमिनेंस उनको हासिल हो गई और उन्होंने इस डोमिनेंस को हमेशा अपने फ़ायदे के लिए और अपने हरीफों के खिलाफ एक वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बहुत अरसे से जो है रशिया, चाइना और दीगर कुछ ममालिक जिनको हमेशा यूएस और उनके जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनकी तरफ से सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है वक्तन मुख्तलिफ ग्लोबल क्राइसिस के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। तो उनकी हमेशा से ये आवाज़ रही है और कोशिश रही है कि किस तरह से हम से अपनी जान छुड़ाएं और हम अपनी जो ट्रेड है वो किसी और करेंसी में, किसी अल्टरनेट करेंसी में, किसी और सिस्टम के अंदर रहकर सर अंजाम दे सकें। ये सब कुछ एक तारीख तो चल रही थी, लेकिन जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई है तकरीबन 2 ढाई साल पहले जो शुरू हुई है, उसमें जो यूएस ने सैंक्शंस लगाई और उनके साथ मिलकर वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी जो सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर, जिसकी मतलब रशिया वाज वेरी स्ट्रांग कंट्री और उसके बहुत सारे जो एसेट्स हैं और पैसा है वो यूरोपियन ममालिक के बैंकों में पड़ा हुआ था, यूएस के बैंकों में पड़ा हुआ था, उन सब को वो फ्रीज कर दिया गया। और आप देख रहे हैं कि रशिया ऑल्दो कि एक बहुत बड़ा लाइक मिलिट्री पावर भी है, एक अच्छा खासा ट्रेड पावर भी है। तो उसके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो जितने भी मतलब कि वेस्टर्न ममालिक के जो दोस्त नहीं है ममालिक दुनिया भर में, वो सब इस खतरे में आ गए, मतलब उनको इसे खौफ ज़दा हो गए कि ये अगर रशिया के साथ हो सकता है तो उनके साथ भी बारी बारी एक एक करके हो सकता है। जैसे ही ये रशिया के साथ ये सब कुछ हुआ तो बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स, यानी बहुत सारे दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं उनको डॉलर, जो कि उनके डॉलर के अंदर रिजर्व करेंसीज पड़ी हुई थी, उनको बेच बेच कर और उसके बदले गोल्ड जो है वो खरीदना शुरू कर दिया, बिकॉज उनको स्पेशली चाइना और रशिया की तरफ से ये इंटीमेशन मिल रही थी कि हम एक मूव चलाने लगे हैं जिसमें हम डॉलर को मतलब तर्क कर देंगे और उसके बदले हम अपनी जो लोकल करेंसीज हैं उसमें ट्रेड करेंगे और फिर हम एक बास्केट ऑफ करेंसी बनाकर कोई ना कोई एक लाइक अल्टरनेटिव करेंसी बनाएंगे जिसमें हम आपस में ट्रेड कर सकें। ये एक मूव जो है वो उसका ये सबूत है, ये बात कि गोल्ड खरीदना सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर में जो है वो बहुत सारे बहुत तेजी से गोल्ड खरीदना शुरू हो गए हैं। पिछले 2-3 सालों में ये ट्रेंड बहुत ज्यादा देखने में आ गया है। और भी हम एक दो इंटरेस्टिंग खबरें शेयर करते हैं इसी से रिलेटेड के चाइना सऊदी अरब साइन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, यानी सऊदी अरब और चाइना के बीच में आपको पता है बहुत सारी, क्योंकि सऊदी अरब की एक 2030 विजन एक जो एमबीएस ने बना रखी है, जिसमें वो चाह रहे कि जो सऊदी अरब है वो उसमें मतलब टेक्नोलॉजी आए, तरक्की हो और एक मॉडर्न कंट्री बने, इंस्टेड ऑफ कि वो सिर्फ ऑयल की मनी पर रिलाई करें। तो इस काम के लिए चाइना के दौरे भी हुए सऊदी अरब में। चाइना ने सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती भी करा दी इसी सिलसिले में, ताकि पूरा रीजन में पीस आ जाए। और चाइना और सऊदी अरब ने जो आपस में एग्रीमेंट किए हैं उसमें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब ये है कि अब वो जो आपस की ट्रेड करेंगे वो डॉलर्स के बीच में नहीं करेंगे, बल्कि मतलब सऊदी अरब जो है वो रियाल्स में उनको पेमेंट करेगा और जो चाइना है वो युआन में उसको पेमेंट करेगा, और वो इस तरह से एक दूसरे की ही, क्योंकि उन्होंने चीजें खरीदनी है तो वो इजीली आपस में ट्रेड कर लेंगे। और ये स्वैप जो है उसमें वो तकरीबन $7 बिलियन का ये स्वैप है, यानी जिसमें 50 बिलियन युआन
और 26 बिलियन सऊदी रियाल्स, यानी कि मिलकर ये $7 to 8 बिलियन की एक करेंसी स्वैप डील हो चुकी है इनके बीच में। और मैं आपको बताती चलूं कि अर्जेंटीना के साथ भी इसी तरह $6 to 7 बिलियन की करेंसी स्वैप पर डील हुई हुई है। और ये जो मैं आपसे रॉयटर्स की खबर शेयर कर रही हूँ, उसमें उन्होंने ये बताया है कि बीजिंग is thought to have the world's largest network of currency swap arrangements in place with at least 40 countries, but seldom reveals the broader terms of its arrangement। यानी चाइना ने सिर्फ एक या दो मुल्कों के साथ ये करेंसी स्वैप की डील्स नहीं की कर रखी हैं, बल्कि 40 मुल्कों के साथ उसकी इस तरह की डील्स हुई हुई हैं। और वो अपनी इस स्वैप्स की जो डिटेल्स हैं, टर्म्स और कंडीशन और सारा कुछ, वो इतना ओपनली रिवील नहीं करता, बिकॉज ये दो कंट्रीज के बीच में डील्स होती हैं। तो ये कोई इसमें ज़रूरी नहीं है, ऑब्लिगेटेड नहीं है वो किसी भी लॉ के तहत कि वो तीसरी कंट्री को जाकर के बताएं कि हमने क्या डील किया आपस में। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। ये एक नेटवर्क जो उसने 40 कंट्रीज के साथ बना दिया है, इसका मतलब है कि चाइना की एक तो ट्रेड बहुत ज़्यादा है दुनिया भर में, और दूसरा ये कि उसकी जो अपनी यूएन के साथ ट्रेड होना शुरू हो जाएगी इन 40 कंट्रीज के साथ। तो दैट मीन्स कि वो इस पोजीशन में है कि वो एक अल्टरनेट करेंसी को लॉन्च करे, या एक बास्केट ऑफ करेंसी को मिला करके कोई ऐसा नया करेंसी लेकर आ जाए जिससे जिसके ऊपर ये तमाम एटलीस्ट ये 40 कंट्रीज जो हैं वो मुत्तफिक हों कि हम उस जो करेंसी है उसमें ट्रेड कर लेंगे। सो कुछ और न्यूज़ भी हम शेयर करेंगे कि चाइना कोर्ट्स सऊदी अरेबिया एज पार्ट ऑफ इट्स डी डॉलराइजेशन स्ट्रैटेजी। यानी यही स्वैप डील जो $7 बिलियन की सऊदी अरब के साथ की गई है चाइना और सऊदी अरब के बीच में। तो चाइना ने ये कहा है बरमला कि ये जो है हमारी डी डॉलराइजेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और ये मतलब कि हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और लाइक थोड़ा सा मैं पहले आपको एक हिस्ट्री की भी मतलब बताना चाहूंगी कि कैसे ये सब सिस्टम बना। एक्चुअली 1944 में जबकि वर्ल्ड वॉर टू इख्तिताम पजीर हो रही थी, उस वक्त ब्रेटन वुड एग्रीमेंट एक यूरोपियन ममालिक जिनमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस और जापान जो उनका एलाई था, ये सब मिल करके लाइक इन्होंने एक एग्रीमेंट की जिसका नाम ब्रेटन वुड एग्रीमेंट था, जिसमें उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड की बात की। और उन्होंने कहा कि यूएस डॉलर जो है वो 35 US डॉलर जो है वो एक ट्रॉय ऑन्स के उसके बराबर उसकी कीमत होगी। और क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बन गया है कि यूएस डॉलर जो है वो 35 जो उसके डॉलर्स हैं यूएस के, वो उससे आपको एक ट्रॉय ऑन्स गोल्ड मिल जाएगा। तो ये एक दुनिया भर का स्टैंडर्ड बन गया और एक रिलायबल यानी एक चीज़ बन गई कि दुनिया भर में जो भी ममालिक या बिजनेसमैन जो है वो जब डॉलर में ट्रेड कर रहे होंगे तो उनको इस बात का श्योरिटी होगी इन तमाम मुल्कों के बैंकों की तरफ से कि ये डॉलर देकर इतना गोल्ड उनको मिल जाएगा। तो ये इस तरह से एक स्टैंडर्ड बन गया और दुनिया भर में गोल्ड दुनिया भर में डॉलर की के अंदर जो है वो ट्रेड बढ़ती चली गई और लोगों का एतमाद इसके ऊपर बढ़ता चला गया। 1971 में इस चीज को यूएस ने खुद ही उलट दिया और निक्सन शॉक इसको कहते हैं। 1971 में निक्सन ने ये ऐलान किया कि हमारा जो यूएस का डॉलर है वो अब जो है ना वो गोल्ड बैक नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनके इतने लोगों के साथ कर्जे और मतलब मामलात हो गए थे कि उन्हें पता चल गया कि अब अगर हम डॉलर के बदले गोल्ड देना शुरू कर दें तो हमारे पास तो इतना गोल्ड ही नहीं है जितना हमने इन लोगों के साथ ट्रेड्स और डेब्स और मतलब डील्स कर रखी हैं इतनी बड़ी बड़ी। तो जब उसको पता चला और कुछ ममालिक जो हैं उन्होंने ये इस बात का इंदिया देना शुरू कर दिया कि हमें अपने डॉलर्स नहीं चाहिए बल्कि उसके बदले हम अपना गोल्ड लेना चाहते हैं। तो निक्सन ने उस वक्त ये ऐलान किया अपने तमाम यूरोपियन एलाइज के साथ बैठ के मिल के मशवरा करके कि हम डॉलर को जो है ना वो लाइक गोल्ड के साथ उसकी जो पैगिंग है या उसकी जो
बैकिंग है उसको हम खत्म करें। तो उसके बाद से आप समझ लो कि जब गोल्ड की बैकिंग ही नहीं रही डॉलर के अंदर, तो वो सिर्फ एक पेपर या एक फिएट करेंसी कहलाना शुरू हो गया, और जिसके बैक पे कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसको फेडरल रिजर्व जितना उनका दिल चाहता है वो प्रिंट करती हैं और दुनिया में उसको सर्कुलेट करती हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया के लोगों का एतमाद है डॉलर के ऊपर, और वो समझते हैं कि डॉलर कहीं पर रद्द नहीं होगा, डॉलर के थ्रू उनकी ट्रेड चलती रहेगी। तो इसलिए ये सिलसिला जारी है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अब दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं, हुकूमतें हैं, उनको एहसास हो रहा है कि ये डॉलर जो है ये एक फिएट करेंसी है, इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है, और अगर हम इसको रखेंगे तो किसी भी दिन पता चलेगा कि डॉलर की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि यूएस जो कि डॉलर्स प्रिंट करता है उसके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेब्ट है, यानी 35 टू 40 ट्रिलियन डॉलर्स का डेब्ट, कर्जा के वो मकरूज हैं इस वक्त। और आप देखिए कि हमारा जो मुल्क है वो चंद बिलियन डॉलर्स का मकरूज होता है, यानी 8-10 बिलियन डॉलर्स का मकरूज होता है, और हम कहते हैं कि जी मुल्क की मईशत खत्म हो गई, सब तबाह हो गया, अब हम आगे नहीं चल पाएंगे। लेकिन यूएस की हालत ये है कि उसके अपने फेडरल रिजर्व ने जो डॉलर्स प्रिंट करता चला गया है, मतलब बगैर किसी इम्प्यूनिटी के, तो उनके ऊपर 35 से ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर्स का डेब्ट है, जो कि अनबेरेबल है, अनसस्टेनेबल है, और किसी भी वक्त जो है उनकी इस कमर टूट सकती है और ये सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। और ये इस चीज़ की जो है वो लाइक आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा यानी लोगों के अंदर अवेयरनेस आती जा रही है, और दुनिया के जो ममालिक हैं वो दूर होते चले जा रहे हैं यूएस से और डॉलर से, और वो इतने ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हो गए कि हम एक नया करेंसी को लॉन्च करेंगे, और इसीलिए तमाम जो बड़े ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड की ज़्यादा से ज़्यादा खजाना अपने अंदर इकट्ठा करें, ताकि जब वो नई करेंसी बने तो उसको हम गोल्ड बैक भी करें और उसकी एक रियल वैल्यू भी हो। तो इसी सिलसिले में एक इम्पॉर्टेंट बात जो हुई 1974 में, 71 में, तो निक्सन ने कहा कि जो है हम अपने डॉलर को गोल्ड से के साथ पैग नहीं रख रहे, बैक नहीं कर रहे, और उसके 3 साल बाद 74 में उसने सऊदी अरब के साथ एक अकॉर्ड कर दिया, जिसको हम उर्फ आम में पेट्रो डॉलर अकॉर्ड्स कहते हैं, जिसमें उन्होंने ये आपस में डील कर ली कि सऊदी अरब जितना भी, क्योंकि उस वक्त भी सऊदी अरब जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर था, आज भी है, रशिया के बाद नंबर 2 पे है इस वक्त। तो उन्होंने आपस में निक्सन के साथ, यूएस के साथ डील कर ली कि हम अपना जितना भी ऑयल है उसको डॉलर्स में बेचेंगे। तो जब ये एक ट्रेंड सेटर हो गया सऊदी अरब, तो इसके बाद तमाम और जो ऑयल एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने भी डॉलर में ही ऑयल की ट्रेडिंग शुरू कर दी। दैट मीन्स के हर डील जो कि ऑयल की हो रही है उसका पहले बेनिफिट्स जो है वो यूएस के बैंक्स को जा रहा है, क्योंकि उनके डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर की वैल्यू, उसका रेट दूसरी करेंसीज के मुकाबले में बढ़ता चला गया, और लाइक यूएस जो है वो स्ट्रांग से स्ट्रांग होता चला गया। लेकिन अब जो ये करेंसी स्वैप्स हो रही हैं, यूएस सॉरी सऊदी अरब जो चाइना को तेल खरीद बेचेगा, क्योंकि चाइना उसका सबसे बिगेस्ट बायर भी है ऑयल का, तो अगर वो उसको वो सारा तेल यूएन में या रियाल में बेच देगा, तो फिर डॉलर की जो सिग्निफिकेंस है या उसकी जो प्रेजेंस है वो मार्केट में से खत्म होती चली जाएगी। सो दिस इज व्हाट दे आर लाइक मतलब अफ्रेड ऑफ। इसी तरह से 1985 में प्लाजा अकॉर्ड्स हुए थे, जिसमें यूएस, ये आपको रेगन नजर आ रहे थे, थेचर नजर आ रही है, और मुख्तलिफ जापान और ये जर्मनी और फ्रांस और ब्रिटेन, इनके लोग जो है बैठकर इन्होंने ये फैसला किया, मतलब ये यूएस ने ये बात इनके ऊपर इम्पोज की कि हम चाहते हैं कि डॉलर की वैल्यू को नीचे ले आए, और उसको नीचे लाने के लिए ये एक बहुत बड़ी उनकी एक स्कीम थी कि जिससे वो इस बात को इंश्योर कर रहे थे कि जब डॉलर की वैल्यू नीचे आएगी तो फिर तमाम जो दुनिया की ट्रेड है उसमें डॉलर यूएस को जो है एक अपर हैंड मिल जाएगा, बिकॉज जहां पर जिस करेंसी की वैल्यू कम होती है तो लोग उससे ट्रेड करने को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। तो पहले एक डोमिनेंस
हासिल करते रहे, जिससे उनको फ़ायदा, फिर उसके बाद ये अपने डॉलर को नीचे लेकर आना, जिससे उनको एक और फ़ायदा मिलता चला गया। सो ये तमाम तरकीबें जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये तमाम जो है वो दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को रूल करने के लिए, और दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर अपनी उसको यूज़ करने के लिए, बिकॉज़ एक सिस्टम जो आपके कंट्रोल में है, आप उसको रूल करते हो, उसको फिर आप अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करते हो। कभी कोई उसमें चेंज लाते हो और दूसरा कोई और चेंज लाते हो, ताकि दुनिया के जो और लोग हैं वो आपसे एक कदम पीछे रहें और आप उनसे आगे आगे और वो आपके पीछे पीछे आए। तो अब ये जो हो रहा है, ये जो अब चेंज आ रहा है, बहुत बड़ी नौयत का चेंज, कि सेंट्रल बैंक्स जो है, एक तो ये आपको मैंने बताया डी डॉलराइजेशन चाइना किस तरह कर रहा है अपनी करेंसी के थ्रू, रशिया भी ऐसे ही कर रहा है। बहुत से ममालिक से उसने अपने जो करेंसी है उसमें ट्रेड शुरू कर रखी है। और ये आप देखें कि सेंट्रल बैंक्स एंड द रिवाइवल ऑफ गोल्ड, यानी सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है बहुत बड़ी तादाद में। और लाइक ये ट्रेंड जो है वो पिछले 1-2 सालों में ही बहुत बढ़ गया है। Last few years have seen central banks run into gold, accelerating by declining trust in the dollar following Western countries' freezing of 300 billion Russian foreign exchange reserves after the Ukraine invasion. यानी कि एक थोड़ी सी अमाउंट नहीं है, मतलब $300 बिलियन रशियन फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को उन्होंने फ्रीज कर रखा है। विच इज़ लाइक, आप इसको क्या कहोगे कि ये लाइक जंग तो एक छोटी सी चीज होती है, लेकिन ये तो आपने उसकी जड़ें ही काटने की वाली बात कर दी। शार्प राइज इन इंटरेस्ट रेट सिंस द एंड ऑफ 2021। 2021 से यूएस की इकोनॉमी का डाउनफॉल शुरू हो रखा है। ग्लोबल रिसेशन तो चल ही रही थी इकोनॉमिक, लेकिन यूएस क्योंकि डेप्थ का शिकार है, $35 ट्रिलियन से ज्यादा उसके ऊपर डेप्थ है, और वो बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया की जो कंट्रीज हैं उन्होंने जो पहले, क्योंकि वो डॉलर पे रिलाई करते थे, तो बहुत सारी कंट्रीज ने यूएस के बॉन्ड्स जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बॉन्ड्स खरीद रखे थे, और दे वर वेरी मतलब हैप्पी कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर है डॉलर के अंदर। लेकिन उन्होंने पिछले कुछ सालों में चाइना ने, जापान ने और मुख्तलिफ ममालिक ने यूएस के बॉन्ड जो है वापस उनको वापस देने शुरू कर दिए। और वापस देने का मतलब है कि अगर वो 10 मिलियन का एक बॉन्ड जब वो यूएस के बैंक्स को वापस करते हैं, तो फिर यूएस का वो जो बैंक है उसको उसको कैश 10 बिलियन वापस देने पड़ते हैं। और अगर ऐसे ही वो वापस लेते जाएंगे अपने पैसे, तो रही सही जो इकोनॉमी है यूएस की वो भी कोलैप्स हो जाएगी। और इसी चीज का वो शिकार थे, और इसी चीज को से बचने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते चले गए। 2021 से उन्होंने यही किया है, ताकि जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो जो हैं उनके साथ जुड़े रहें और वो अपने बॉन्ड्स ना बेचें। मगर उनको कोई कामयाबी नहीं हुई है, बल्कि बॉन्ड्स जो हैं उनके खत्म ही होते जा रहे हैं। दिस हैज डैमेज द वैलिडिटी ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एज अ कोर एलिमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक्स रिजर्व्स। सेंट्रल बैंक्स पहले अपने रिजर्व के अंदर यूएस डॉलर के जो या यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रखा करते थे, मगर अब वो बॉन्ड्स वापस कर करके कैश ले रहे हैं उनसे, और उस कैश से वो फौरी तौर पे गोल्ड खरीद रहे हैं, और वो गोल्ड को अपने सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स के अंदर इकट्ठे करते चले जा रहे हैं। Central banks worldwide have raised interest rates by the fastest in decades, comprehensively breaking the bull market. Since 20, 30 years, US Treasuries has declined by over 50% in the value. यानी कि यूएस की जो ट्रेजरी है, उसके जो बॉन्ड्स हैं, उनकी वैल्यू आधी रह गई है पिछले 30 साल के अंदर। Total unrealized losses on commercial bank bond holdings have already reached $650 billion, यानी $650 बिलियन वो लॉसेस हैं जो कि अभी अनरियलाइज्ड हैं। यानी मजीद जो कि इम्कान है कि ये वाले बॉन्ड्स और ये वाली ट्रेजरीज लोग वापस करके अपना पैसा जब मांगना शुरू करेंगे, तो $650 बिलियन यूएस को वापस करने पड़ेंगे, जिसके लिए डेफिनेटली वो बिल्कुल तैयार नहीं। बिकॉज ये यूएस की तो आदत बनी हुई थी कि हर चीज लोगों से लेते जाओ और बॉन्ड का कागज उनको देते जाओ, और मतलब उनके डॉलर्स लेते जाओ।
तो ये जो है इस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं होगा, और इसी वजह से इतने बड़े जो क्राइसिस और इतना बड़ा चेंज, और यूरोप और यूएस का जो डाउनफॉल, इकोनॉमिक डाउनफॉल हमें सामने नजर आ रहा है, उसी की वजह से इस बात का खदशा है, अंदेशा है कि ये लोग किसी न किसी तरह से एक थर्ड वर्ल्ड वॉर को इग्नाइट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, ताकि कोई ना कोई सूरत ऐसी निकले कि वो दोबारा से एक वर्ल्ड डोमिनेंस की कंडीशन में, सिचुएशन में आ जाए। थोड़ा सा आपको मैप से भी दिखा दूं चार्ट कि सेंट्रल बैंक बाइंग इन 2020 हाईएस्ट ऑन द रिकॉर्ड, ये गोल्ड बाइंग है। ये गोल्ड बाइंग है कि कितने टन्स ऑफ गोल्ड खरीद रहे हैं। 1950 से ये मैप शुरू हो रहा है, और ये आप देखेंगे गोल्ड बाइंग की एक अच्छी खासी यानी वो थी, एक ट्रेंड चला आ रहा था। फिर निक्सन ने जब वो बोला कि हमारा तो डॉलर जो है उसका गोल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, तो लोगों ने ये समझा, फील किया कि गोल्ड की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही, तो उसको वो अपनी सेंट्रल बैंक्स जो है वो बेचना शुरू हो गए और अपने वॉर्ड्स को वो खाली करना शुरू हो गए। अब ये ट्रेंड जो है 2010 तक ये देखने में आता रहा कि ये ऐसे हो रहा है, और 2010 के बाद ये ट्रेंड बिल्कुल इन्वर्स दोबारा हो गया, क्योंकि लोगों ने ये फील किया कि यूएस का जो डॉलर है वो एक मुसीबत है, और वो उसकी वैल्यू असल में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फेक वैल्यू है जिसके ऊपर वो चल रहा है। और 2010 से लेकर 2020 तक आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा इन लोगों ने खरीदनी शुरू कर दी है गोल्ड, और सेंट्रल बैंक्स ने अपने बैंकों के वॉल्ट्स में ये ढेर लगाने शुरू कर दी। एक और आपको मैं दिखा रही हूँ कि 20 ईयर्स चेंज, 10 ईयर्स चेंज, 5 ईयर्स चेंज, 3 ईयर्स चेंज, यानी चाइना ने मतलब पिछले 20 सालों में इतने टन गोल्ड ज्यादा खरीद लिया है। अगर 10 साल देखो तो 1000 टन वो ज्यादा जमा कर चुका है। अगर आप 5 साल में देखो तो उसने 270 टन गोल्ड जमा किया है, और 3 साल को अगर आप देखो तो 165 टन उसने मजीद गोल्ड अक्यूमुलेट कर लिया, और इस वक्त उसकी जो गोल्ड की टनेज जो उसके पास है वो 2000 से ज्यादा टनेज इसके इस वक्त है, और यानी कि पिछले 3 सालों में उसने 7.8% ज्यादा अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। लेकिन ये आप 20 साल का ट्रेंड अगर देखो तो पहले 500 टन उसके पास होगा, और 500 से लेकर अब तक उसने 1500 यानी 2000 कर दिया है अपनी, यानी कि 4 गुना बढ़ा दिया है। इसी तरह इंडिया ने भी बढ़ाते हुए अपनी जो है वो 400 से वो 700 पे आ गया है, और थाईलैंड बढ़ा रहा है, जापान बढ़ा रहा है, उसने भी 800 टर्न कर दिया अपनी गोल्ड की होल्डिंग, और इस तरह से ये डिफरेंट कंट्रीज हैं। यानी एक ट्रेंड है कि जिसमें ये तमाम कंट्रीज ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, कम नहीं की है। बल्कि ये देखें, कतर ने 51% बढ़ा ली, इजिप्ट ने 36% बढ़ा ली, हंगरी ने 66% बढ़ा ली, और ये आप तमाम देख रहे हो। तो एक और लास्ट देखते हैं कि ये गोल्ड, ये है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक बड़े रिलायबल सोर्स है गोल्ड के बारे में, मतलब मालूमात के लिए। और इसने इन्होंने दिखाया है कि नॉर्थ अमेरिका में यूएस जो है उसके पास जो है ना 8,000 टन, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड इस वक्त भी यूएस के अंदर मौजूद है, 8,000 टन। कनाडा के पास बिल्कुल कोई गोल्ड रिजर्व नहीं है। और अगर हम एशिया में देखें, चाइना के पास 2000 टन, जापान के पास 800 टन, ताइवान के पास भी है, साउथ कोरिया, मंगोलिया, हांगकांग, इन सब के पास है। और मिडल ईस्ट में आप देखो, सऊदी अरब के पास 300 टन, और लेबनान के पास अच्छा खासा 280 टन, और इस तरह से ये तमाम ममालिक के अंदर है। साउथ एशिया में अगर आप देखो तो इंडिया के पास 800 टन, पाकिस्तान के पास सिर्फ 64 टन, और बाकी आप ममालिक के देख रहे हैं। और यूरोप में अगर आप देखो, जर्मनी के पास बहुत ज़्यादा है, 3,300 टन, इटली के पास बहुत ज़्यादा है, 2,000 से ज़्यादा टन, फ्रांस के पास 2,000 से ज़्यादा, स्विट्ज़रलैंड के पास 1,000 से जायद, और यूके के पास सिर्फ 300 टन आप देख रहे हो यहाँ पे। ये सिलसिला चल रहा है, और आप देखोगे कि अगर करेंसी का जो है वो डी डॉलराइजेशन हो जाती है, तो जिन कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा तादाद में ये गोल्ड पड़ा हुआ है, तो ये अपनी करेंसीज को जाहिर करेंगे कि वो उनकी जो करेंसीज हैं वो डॉलर से बैक हो सकती हैं, और जब डॉलर के साथ उसको जोड़ा जाएगा तो फिर गोल्ड की वैल्यू जो है वो एकदम से बहुत
ऊंची चली जाएगी, बहुत हाई चली जाएगी। और जिन लोगों के पास गोल्ड होल्डिंग है दुनिया भर में, वो बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। सो दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और इस मार्केट पे और इस फिनोमेना पे नज़र रखना ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।